नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल मास्टर हट में। तो जूनियर एडेड सुपर टेट को ध्यान में रखते हुए आज मैं आप लोग के सामने उपस्थित हूँ और हिस्ट्री के कुछ प्रश्न को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न। तो प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए है हड़प्पा सभ्यता और यही ऑप्शन सही है। हड़प्पा सभ्यता जो है वह सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम है। सिंधु सभ्यता के अंतर्गत सबसे पहले जिस स्थल की खोज हुई थी वह स्थल ही था हड़प्पा और हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में किया था और सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वह शहरी सभ्यता थी। इसके साथ ही साथ सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था, यानी कि लोहे से परिचित नहीं थे ये लोग सिंधु घाटी सभ्यता के। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हड़प्पा सभ्यता जो है वह सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम है। अगला प्रश्न है, में प्राचीन शैल चित्रकला मिली है। कहाँ पर प्राचीन शैल चित्रकला मिली है? तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश में भीमबेटका तथा आदमगढ़ और उत्तर प्रदेश में विंध्य क्षेत्र का जो लेखनिया शिलाश्रय है उससे अनेक शैल चित्र मिले हैं और यह चित्रकला जो है वह मध्य पाषाण काल से संबंधित है और इस चित्रकला का विषय जो है वह आखेट और पशु पक्षी हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। जो प्राचीन शैल चित्रकला है वह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अभिलेखागार अवस्थित है। तो राष्ट्रीय अभिलेखागार जो है वह नई दिल्ली में अवस्थित है और इसकी स्थापना 11 मार्च 1891 ईस्वी को कोलकाता में हुई थी और वर्ष 1911 ईस्वी में राष्ट्रीय राजधानी जब कलकत्ता से नई दिल्ली स्थानांतरित की गई तो उस समय उसके बाद वर्ष 1926 में इस विभाग को जो है दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया है, कोलकाता से दिल्ली। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय अभिलेखागार जो है वह नई दिल्ली में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, हिंद यूनानी शासकों के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? तो हिंद यूनानी यानी कि जो इंडो ग्रीक शासक थे उनके बारे में जानकारी का जो महत्वपूर्ण स्रोत है वह सिक्का है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। हिंद यूनानी शासकों ने सर्वप्रथम भारत में सोने के सिक्के का जो प्रचलन था वह हिंद यूनानी शासकों के द्वारा ही किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, सिक्के। अगला प्रश्न है, अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त किए गए हैं? तो प्राकृतिक वस्तुओं जैसे पौधे, खनिज से निर्मित रंगों का प्रयोग जो है अजंता की गुफाओं की चित्रकारी में किया गया है और इन चित्रों में बौद्ध धार्मिक और देवताओं का जीवंत चित्रण है और यह भारतीय कला का एक अद्वितीय नमूना माना जाता है। क्या? तो अजंता गुफा चित्र। तो ऑप्शन नंबर जो सी है राइट आंसर होगा, पौधे और खनिज। अगला प्रश्न है, हैंगियोग्राफी संबंधित है। तो हैंगियोग्राफी जो है वह संत के जीवनी लेखन से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, संत के जीवनी लेखन से संबंधित था हैंगियोग्राफी। अगला प्रश्न है, संगम कविताओं में किन तीन राजवंशों को मूवेंदर कहा गया? तो संगम कविताओं में मूवेंदर जो शब्द है वह प्राचीन दक्षिण भारत के तीन राजवंशों के लिए प्रयोग किया गया। तो तीन राजवंश कौन कौन थे? चोल, चेर और पांड्य, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है राइट आंसर होगा। मूवेंदर कहा जाता था चोल, चेर और पांड्य को। अगला प्रश्न है, मलयालम पुस्तक है जिसका नाम है लीला तिलकम। तो लीला तिलकम जो मलयालम पुस्तक है उसकी विषय वस्तु क्या है?
तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। मलयालम पुस्तक लीला तिलकम की विषय वस्तु है व्याकरण। अगला प्रश्न है, संस्कृत को जिस भारत परिवार का हिस्सा माना जाता है उसे कहते हैं। तो संस्कृत को भारत यूरोप भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है और संस्कृत आर्यों की मूल भाषा भी थी। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, भारत यूरोप। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद आंशिक रूप से गद्य में है। तो जो यजुर्वेद है वह गद्य और पद्य दोनों विधा में लिखा गया है और इसके दो मुख्य भाग हैं यजुर्वेद के, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो यजुर्वेद में अनेक प्रकार के यज्ञों को संपन्न कराने की विधियों का उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, यजुर्वेद। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है। तो त्रिपिटक जो ग्रंथ है वह बौद्ध धर्म से संबंधित है और बौद्ध धर्म में 3 पिटक हैं। कौन कौन से 3 पिटक हैं। तो सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, जिसमें जो सुत्त पिटक है उसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांत दिए गए हैं और विनय पिटक में बौद्ध धर्म से संबंधित नियम हैं और अभिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शन दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, त्रिपिटक ग्रंथ जो है वह बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है, आईने अकबरी की विषय वस्तु है। तो आईने अकबरी की विषय वस्तु है अकबर के प्रशासन का वर्णन और आईने अकबरी के लेखक हैं अबुल फजल और इस पुस्तक की विषय वस्तु जो है वह अकबर के प्रशासन से संबंधित है। आईने अकबरी जो है वह अकबरनामा का तीसरा भाग है और अकबरनामा को 5 भागों में विभक्त किया गया है और लेखक हैं अबुल फजल। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, आईने अकबरी की विषय वस्तु जो है वह अकबर के प्रशासन से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। कुछ स्थान के नाम दिए हैं और वर्तमान राज्य दिया है, जिसमें से कि स्थानों को वर्तमान राज्य से मिलान करना है। तो ऑप्शन ए है चिरांद। चिरांद जो है वर्तमान में बिहार राज्य में है, तो चिरांद को बिहार से मिला देंगे। और कोल्डिहवा जो है वह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में है वर्तमान में, तो कोल्डिहवा को उत्तर प्रदेश से मिलाएंगे। और बुर्ज होम जो है वह है कश्मीर में और हल्लूर कर्नाटक। इस तरीके से ऑप्शन नंबर जो सी है वह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की प्राचीनतम नवपाषाणिक बस्ती है। तो भारत की प्राचीनतम नवपाषाणिक बस्ती के जो साक्ष्य हैं वह मेहरगढ़ से मिले हैं और मेहरगढ़ जो है वह पाकिस्तान की बलूचिस्तान प्रांत में बोलन दर्रे के निकट स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, मेहरगढ़, जहाँ से कि प्रथम कृषि के भी साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न है, वक्राकार ईंटें सिंधु सभ्यता में कहाँ से मिली हैं। तो चंदूदड़ो एकमात्र स्थल है जहाँ से हड़प्पाकालीन एकमात्र स्थल है चंदूदड़ो, जहाँ से वक्राकार ईंटों के साक्ष्य मिले हैं और इस स्थल की जो खोज है वह 1931 में हुई थी और किए थे गोपाल मजुमदार ने। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, चन्हूदड़ो। और चन्हूदड़ो से प्रसाधन सामग्री भी प्राप्त हुई है, जैसे कि मेकअप का सामान। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस सिंधु घाटी शहर के 2 के स्थान पर 3 हिस्से थे। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, धौलावीरा। सिंधु सभ्यता के शहर सामान्यतः जो भी शहर खोजे गए हैं वह 2 भागों में बटे हुए थे, लेकिन जो धौलावीरा था वह एकमात्र ऐसा स्थल था जो कि 3 भागों में बटा है, जिसमें दुर्ग, मध्य दुर्ग और निचला दुर्ग। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, धौलावीरा। और धौलावीरा जो है यह गुजरात राज्य में स्थित है।
अगला प्रश्न है, ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रची गई थी? तो ऋग्वेद की रचना जो है वह संस्कृत भाषा में हुई थी और यह एक प्रमुख हिंदू धर्म ग्रंथ है। और वैदिक सभ्यता जो थी वह आर्यों द्वारा निर्मित की गई थी और आर्यों की भाषा भी संस्कृत ही थी। तो ऑप्शन नंबर जो सी है राइट आंसर हो जाएगा, संस्कृत। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद काल में कौन से 3 देवता विशेषकर प्रमुख थे? तो ऋग्वैदिक काल के 3 प्रमुख देवता थे, अग्नि, इंद्र और सोम। इंद्र इनमें से प्रमुख देवता थे और ऋग्वेद में 250 बार इंद्र का उल्लेख मिलता है, जबकि 200 बार अग्नि का उल्लेख है और सोम का उल्लेख जो है वह 114 बार है। और ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है वह सोम देवता को समर्पित है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद काल के 3 प्रमुख देवता थे, अग्नि, इंद्र और सोम। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस समूह की भाषा को भारत में सबसे अधिक लोग बोलते हैं? तो भारतीय आर्य समूह की भाषा भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय आर्य। अगला प्रश्न है, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण चक्र द्वारा हुआ है? तो चक्र द्वारा प्रथम उपदेश का चित्रण हुआ है। इसके साथ ही साथ कुछ और घटना और उससे संबंधित प्रतीकों को जान लेते हैं जो कि बुद्ध से संबंधित है। जैसे ज्ञान का प्रतीक है पीपल, जो बोधि वृक्ष भी कहते हैं, और मृत्यु का प्रतीक है स्तूप, गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा और निर्वाण का प्रतीक है पदचिन्ह। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। जो चक्र है वह प्रथम उपदेश का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो है वह कालाशोक के शासनकाल में हुआ था और 383 ईसा पूर्व में वैशाली स्थान था, वैशाली, और अध्यक्ष थे सवाकामी। तो इसके साथ ही साथ प्रथम उपदेश, तृतीय और चतुर्थ जो संगीति है उसको भी देख लेते हैं। तो जो प्रथम संगीति है वह हुई थी 483 ईसा पूर्व अजातशत्रु के शासनकाल में और स्थान राजगृह, अध्यक्ष थे महाकश्यप। और तीसरी बौद्ध संगीति जो है वह हुई थी 251 ईसा पूर्व में अशोक के शासनकाल में और स्थान था पाटलिपुत्र, अध्यक्ष थे मोगली-पुत्तिश। और चौथी बौद्ध संगीति जो है वह हुई थी कनिष्क के शासनकाल में। कहाँ पर हुई थी? तो कश्मीर के कुंडलवन में, और अध्यक्ष थे वसुमित्र। तो यहाँ पर पूछा है द्वितीय बौद्ध संगीति। तो द्वितीय बौद्ध संगीति का जो आयोजन है वह हुआ था कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में 383 ईसा पूर्व। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वह राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक थे। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक थे बिंबिसार। बिंबिसार 542 ईसा पूर्व में मगध के प्रथम शासक बने और बिंबिसार को मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। यह हर्यक वंश से संबंधित थे, यानी कि हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार। और बिंबिसार जो थे एक कूटनीतिज्ञ और दूरदर्शी शासक थे और इनकी मृत्यु का जो कारण था इनका अपना ही पुत्र था अजातशत्रु। तो ऑप्शन नंबर जो सी है राइट आंसर हो जाएगा, बिंबिसार। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, 16 महाजनपदों का उल्लेख है। तो 16 महाजनपदों का जो उल्लेख है वह बौद्ध और जैन दोनों ही साहित्य से मिलते हैं। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 16 महाजनपद का उल्लेख जो है वह बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, उससे मिलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कुछ 16 महाजनपद थे उनके नाम दिया है और राजधानियों के नाम दिया है। तो अंग की राजधानी थी चंपा, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है वह सुमेलित है। और कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती, यानी कि जो बी है ऑप्शन यही सुमेलित नहीं है। कौशल की राजधानी
अहिछत्र नहीं बल्कि श्रावस्ती थी। और वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, सुमेलित नहीं है कौशल। अगला प्रश्न है, सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र प्रांत में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था और इस समय यहाँ का शासक था पुष्यगुप्त वैश्य। कहाँ का? तो सौराष्ट्र प्रांत का। सौराष्ट्र प्रांत में ही चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था और यह जानकारी जो है वह रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय इतिहास में पहली बार लोगों की जन्म एवं मृत्यु का पंजीयन किस काल में किया गया? तो मौर्य काल में पहली बार भारत में जनगणना कराई गई और इसी के तहत लोगों ने पहली बार जन्म एवं मृत्यु का पंजीयन कराया। इसका मुख्य उद्देश्य था जो भी ज्ञात जनसंख्या थी उसके आधार पर कर की व्यवस्था को लागू करना। और मौर्य साम्राज्य की स्थापना ही चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वह राइट आंसर हो जाएगा, मौर्य काल। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो प्राचीन काल में रेशम मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था और कुछ समय तक इस मार्ग पर कुषाणों का आधिपत्य भी रहा। लगभग 2000 वर्ष पूर्व रेशम मार्ग पर कुषाण जो शासक थे उन्होंने अधिकार कर लिया और इस रेशम मार्ग से उन्होंने अत्यधिक राजस्व की प्राप्ति भी हुई उनको। किनको? तो कुषाणों को। यह मार्ग चीन से रोम को जाता है और जिस पर कुषाण शासक कनिष्क ने अधिकार कर लिया था। तो ऑप्शन नंबर जो ए है राइट आंसर हो जाएगा, एशिया और यूरोप का व्यापार जो है वह होता था रेशम मार्ग से। अगला प्रश्न है, शक काल की शुरुआत कनिष्क ने की थी। तो शक काल की शुरुआत 78 ईस्वी में कुषाण शासक कनिष्क ने की थी। तो ऑप्शन नंबर जो बी है राइट आंसर हो जाएगा, 78 ईस्वी में। जब चतुर्थ बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी कनिष्क के ही शासनकाल में, उसी समय 78 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। तो महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था चंद्रगुप्त प्रथम, जिसका शासनकाल 319 ईस्वी से 350 ईस्वी तक रहा और इसी के द्वारा सर्वप्रथम महाराजाधिराज की जो उपाधि है वह धारण की गई थी। जबकि चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक विजय के उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तो ऑप्शन नंबर जो सी है राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त प्रथम महाराजाधिराज की उपाधि जिन्होंने धारण की थी। अगला प्रश्न है, कन्नौज पर लंबे समय तक त्रिपक्षीय संघर्ष किन 3 राजवंशों के बीच चला? तो कन्नौज राजा हर्षवर्धन की राजधानी थी और कन्नौज की भव्यता के कारण इसे महोदय नगर भी कहा जाता था। किसे? तो कन्नौज को। और हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कन्नौज पर अधिकार को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष प्रारंभ हुआ और जिसमें 3 शक्तिशाली राजवंश शामिल थे। कौन कौन से राजवंश थे? तो गुर्जर प्रतिहार वंश, पाल वंश और राष्ट्रकूट वंश। और यह संघर्ष जो है लगभग 200 वर्षों तक चला और लास्ट में विजय जो हुई वह गुर्जर प्रतिहार वंश की हुई। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार। अगला प्रश्न है, दंती दुर्ग जिसने हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया वह था। तो जो दंती दुर्ग था वह राष्ट्रकूट वंश की स्थापना उसने की 752 ईस्वी में और उसने मान्यखेट को अपनी राजधानी बनाया और उसने उज्जैनी में हिरण्यगर्भ यज्ञ का अनुष्ठान किया। हिरण्यगर्भ यज्ञ यानी कि जिसको महादान भी कहते हैं। और इस यज्ञ में उसमें प्रतिहार जो राजा थे उन्होंने द्वारपाल का काम किया था।
तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। दंती दुर्ग जो था वह राष्ट्रकूट प्रधान था। अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम के प्रसिद्ध मंदिर किस शासक के शासन के अंतर्गत बने? तो महाबलीपुरम जो है तमिलनाडु राज्य में स्थित है और यह स्थल मंदिरों के लिए ही प्रसिद्ध है। तमिलनाडु राज्य में बहुत सारे मंदिर हैं, तो मंदिरों के लिए यह स्थल प्रसिद्ध है। और रथ मंदिरों का निर्माण पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा कराया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। महाबलीपुरम के प्रसिद्ध मंदिर जो हैं वह पल्लव शासन के अंतर्गत बनाए गए हैं। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए होगा, पल्लव। अगला प्रश्न है, चौहान शासक जिसने मोहम्मद गौरी को 1191 में पराजित किया था। तो चौहान वंश का शासक था पृथ्वीराज चौहान, या जिसको पृथ्वीराज तृतीय भी कहते हैं। और पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में पराजित किया और इसके बाद 1192 में हुआ तराइन का द्वितीय युद्ध, जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान जो है मोहम्मद गौरी से पराजित हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, पृथ्वीराज तृतीय। अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर द्वितीय यानी कि सिकंदर शानी की उपाधि धारण की थी? तो दिल्ली सल्तनत काल के दौरान खिलजी वंश के सुल्तान थे अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर ए शानी की उपाधि धारण की और अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति पाया गया है? तो खिलजी सुल्तान थे अलाउद्दीन खिलजी की प्रशंसा में एक प्रशस्ति जोधपुर में पाया गया और इसे जोधपुर शिलालेख के नाम से भी जाना जाता है। यह शिलालेख जो है वह संस्कृत भाषा में लिखा गया है और इस शिलालेख में अलाउद्दीन खिलजी के विजयों का उल्लेख है। और जोधपुर का जो संस्कृत शिलालेख है उसमें कहा गया है कि अलाउद्दीन की दैवतुल्य शौर्य से पृथ्वी जो है अत्याचारों से मुक्त हो गई। तो ऑप्शन नंबर जो सी है राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली की सुल्तान की प्रशंसा जो है एक संस्कृत प्रशस्ति पाया गया है अलाउद्दीन खिलजी की। अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था? तो तुगलक वंश का सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक, जिसने कि ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। और फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में जजिया जो है एक अलग कर बन गया। तो ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न है, भूमि की माप के आधार पर भू राजस्व और प्रतिविश्वा उपज का आकलन सबसे पहले किसके शासनकाल में किया गया? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सबसे पहले भूमि के माप के आधार पर भू राजस्व और प्रतिविश्वा उपज का आकलन जो है किया गया, जिसे मशाहत पद्धति कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, इन बादशाहों में से किसे कलंदर कहा जाता था? तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वह हुआ था 1526 में और पानीपत के प्रथम युद्ध में विजय होने के बाद बाबर ने काबुल के प्रत्येक निवासी को एक एक चांदी का सिक्का जो है दान में दिया और बाबर की उदारता के कारण इसे कलंदर कहा गया। बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक था और सर्वप्रथम सुल्तान की परंपरा को तोड़कर उसने स्वयं को बादशाह घोषित किया। किसने? बाबर ने। और वहीं से प्रारंभ होता है बादशाह। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, कलंदर कहा जाता था बाबर को। और बाबर ने ही सबसे पहले जिहाद का नारा भी दिया था खानवा के युद्ध में 1527 ईस्वी में, जब राणा सांगा के मध्य युद्ध हुआ था तो उस समय बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, मुगल वास्तुशिल्प मिश्रण है। तो मुगल वास्तुशिल्प फारसी व भारतीय शैलियों का मिश्रण है। ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट आंसर हो जाएगा।
अकबर की राजस्व व्यवस्था उनके अधिकारी के नाम से जानी जाती है, उनका नाम है। तो अकबर की राजस्व व्यवस्था जो है वह अकबर के दीवान राजा टोडरमल के नाम से जानी जाती है। टोडरमल ने दहशाला पद्धति की शुरुआत की और यह अकबर के शासनकाल की एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है राइट आंसर हो जाएगा, राजस्व व्यवस्था टोडरमल। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है राइट आंसर हो जाएगा, अकबर। और स्थापत्य कला का स्वर्णकाल जो है वह शाहजहाँ के शासनकाल को, और चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर के शासनकाल को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है राइट आंसर हो जाएगा, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग अकबर के शासनकाल को। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा सही सुमेलित युग्म नहीं है? तो ऑप्शन ए है कार्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त। तो कार्नवालिस तो अस्थाई बंदोबस्त से संबंधित थे ही। और ऑप्शन नंबर बी है विलियम बेंटिंग सती प्रथा उन्मूलन। तो विलियम बेंटिंग का संबंध जो है वह सती प्रथा उन्मूलन से था। और लिटन वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, लिटन जो है वह वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से संबंधित थे। और ऑप्शन डी है रिपन रॉलेट एक्ट। तो रिपन जो थे वह रॉलेट एक्ट से नहीं बल्कि स्थानीय स्वशासन की स्थापना का जो श्रेय है वह रिपन को जाता है। तो रॉलेट एक्ट से संबंधित थे चेम्सफोर्ड, और यही वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, कृषि के क्षेत्र में तीन कठिया व्यवस्था का संबंध किस राज्य से था? तो कृषि के क्षेत्र में जो तीन कठिया व्यवस्था थी उसका संबंध बिहार राज्य से था। और इस व्यवस्था के विरोध में ही वर्ष 1917 में महात्मा गांधी के द्वारा प्रथम सत्याग्रह, जो जिसको कहते हैं चंपारण सत्याग्रह, जो है चलाया गया। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, बिहार से संबंधित था तीन कठिया व्यवस्था। अगला प्रश्न है, किसके वायसराय काल में भारत की राजधानी जो है वह कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई? तो लॉर्ड हार्डिंग उस समय वायसराय थे, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। इन्हीं के काल में भारत की राजधानी जो है वह सन 1912 ईस्वी में कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने घोषित किया कि अवध का गलत तरीके से शासन किया जा रहा है अवध पर, और उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता थी? तो यह कहना था लॉर्ड डलहौजी का। लॉर्ड डलहौजी ने कहा कि अवध पर गलत तरीके से शासन किया जा रहा है और इसके लिए उचित प्रशासन जो है सुनिश्चित करना है, जिसके लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता है। और इसी प्रकार से डलहौजी ने कुप्रशासन के आधार पर 1856 में अवध का अधिग्रहण कर लिया। तो ऑप्शन नंबर जो सी है राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न है, भारत में सांप्रदायिक मतदान क्षेत्र आरंभ किए गए हैं। तो भारत में सांप्रदायिक मतदान क्षेत्र की शुरुआत जो है वह मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के द्वारा किया गया। कब? तो मार्ले मिंटो सुधार 1909। और इसी के तहत सर्वप्रथम मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण भी किया गया। तो ऑप्शन नंबर जो बी है राइट आंसर हो जाएगा, मार्ले मिंटो सुधार 1909। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली का वास्तुकार कौन था? तो नई दिल्ली का वास्तुकार था एडवर्ड लुटियन। और वर्ष 1913 में लुटियन ने नई दिल्ली की डिज़ाइन तैयार करके उसको वास्तविक स्वरूप प्रदान किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है राइट आंसर हो जाएगा, एडवर्ड लुटियन। अगला प्रश्न है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्न में से किस वर्ष पारित हुआ? तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो था वह 1856 को पारित किया गया, और इसका श्रेय जो है वह ईश्वर चंद्र विद्यासागर को जाता है। और गवर्नर जनरल उस समय थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के द्वारा ही इसको पारित किया गया। तो ऑप्शन नंबर जो बी है राइट आंसर हो जाएगा, 1856 में।
अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय जैसे समाज सुधारक स्त्रियों के विरुद्ध प्रचलित सामाजिक अन्याय जैसे सती होना के बारे में प्रचार प्रसार के लिए निम्नलिखित में से किस युक्ति का प्रयोग करते थे? तो राजा राम मोहन राय जो थे, उन्होंने सती प्रथा को समाप्त करने के लिए, अपनी सोच को उन्होंने सिद्ध करने के लिए प्राचीन धार्मिक पाठों में से श्लोक या वाक्य का प्रयोग करते थे। और इस प्रचार प्रसार के लिए राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना भी की थी। तो ऑप्शन नंबर जो बी है राइट आंसर हो जाएगा। अपनी सोच को सिद्ध करने के लिए उन्होंने प्राचीन धार्मिक पाठों में से श्लोक या वाक्यों का प्रयोग किया। अगला प्रश्न है, 1780 ईस्वी में प्रारंभ किए गए बंगाल गजट साप्ताहिक पत्रिका के संपादक कौन थे? तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा 1780 ईस्वी में कलकत्ता में साप्ताहिक पत्रिका जिसका नाम था बंगाल गजट, उसका संपादन किया गया और यह भारत की अंग्रेजी में छपने वाली प्रथम साप्ताहिक पत्रिका थी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑगस्टस हिक्की। अगला प्रश्न है, सन 1878 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है ब्रिटिश भारत में वर्ष 1878 में लॉर्ड लिटन के शासनकाल में लाया गया और इस अधिनियम का जो मुख्य उद्देश्य था वह था भारतीय भाषाओं का जो समाचार पत्र था उस पर प्रतिबंध लगाना। तो ऑप्शन नंबर जो डी है राइट आंसर हो जाएगा, अंग्रेजी समाचार पत्र पर, सॉरी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय भाषाओं के समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगाना। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार द्वारा सन 1857 में निम्नलिखित में से कौन से 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए? तो कलकत्ता, मद्रास और बम्बई 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं। ऑप्शन नंबर जो सी है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेज़ों ने किस प्रकार भारत पर अपने नियंत्रण को समेकित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे जो अधिकार थे उसको ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप कर दिया ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय प्रशासन को ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित किया गया? तो 1858 का अधिनियम के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित कर दिया गया। ऑप्शन नंबर जो डी है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 का कानपुर में नेतृत्व किसने किया? तो कानपुर से नेतृत्व किया था नाना साहब ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद कुछ और स्थान और नेतृत्वकर्ता को देख लेते हैं। तो लखनऊ से बेगम हजरत महल थी और जगदीशपुर से कुंवर सिंह, इलाहाबाद से थे लियाकत अली, फैज़ाबाद से मौलवी अहमद उल्ला और दिल्ली से थे बहादुर शाह द्वितीय और उनके बाद बख्त खां, और बरेली से थे खान बहादुर खान और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, जैसा कि आप सभी को पता होगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 ईस्वी में और कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड डफरिन और कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है वह बम्बई में हुआ और अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो ऑप्शन नंबर जो ए है राइट आंसर हो जाएगा 1885। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दांडी यात्रा को किसकी शुरुआत माना जाता है? तो महात्मा गांधी द्वारा दांडी यात्रा प्रारंभ किया गया और जिसके तहत नमक कानून तोड़ा गया और इसी के साथ 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई। तो ऑप्शन नंबर जो डी है राइट आंसर हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन।
अगला प्रश्न है, चौरी चौरा की घटना का संबंध जिससे है वह है, यानी कि चौरी चौरा जो घटना हुई थी उसका संबंध किस आंदोलन से है। तो चौरी चौरा की घटना का संबंध जो है वह असहयोग आंदोलन से है। 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश में स्थित चौरा चौरी नामक स्थान जो कि गोरखपुर में पड़ता है, वहाँ पर भीड़ के द्वारा पुलिस थाने को जला दिया गया, जिसमें कि 23 पुलिसकर्मी जो हैं मारे गए। और इस हिंसात्मक प्रक्रिया को देखते हुए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चौरी चौरा की जो घटना है वह असहयोग आंदोलन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, बारदोली आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन था। तो बारदोली आंदोलन जो है 1928 में गुजरात के बारदोली में चलाया गया। बारदोली नामक स्थान जो कि गुजरात में है। कब चलाया गया, तो 1928 में। और इसके नेतृत्वकर्ता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसी आंदोलन में बारदोली की महिलाओं के द्वारा वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई। तो ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। बारदोली आंदोलन के नेतृत्वकर्ता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित रॉलेट एक्ट के विरोध में सभा कहाँ हो रही थी। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा वर्ष 1919 में रॉलेट एक्ट पारित किया गया। और इस एक्ट को काले कानून की संज्ञा दी गई थी, जिसमें कि बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील से जो संबंधित था। और इस एक्ट के विरोध में पंजाब के अमृतसर शहर में स्थित जलियांवाला बाग में सभा बुलाई गई, और जिसमें कि जनरल डायर ने गोली चलवाकर लाखों लोगों की जान ले ली थी। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। जलियांवाला बाग जो है वहीं पर रॉलेट एक्ट के विरोध में सभा हो रही थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, मैडम भीखाजी कामा। मैडम भीखाजी कामा को भारतीय क्रांति की जननी यानी कि मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। और ये महाराष्ट्र के पारसी परिवार से संबंधित थी। इन्होंने 1902 ईस्वी में भारत छोड़ा और यूरोप के विभिन्न देशों और अमेरिका में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध क्रांतिकारी प्रचार करने में लगी रहीं। और अगस्त 1907 में जर्मनी में इन्होंने भारतीय प्रतिनिधि के रूप में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया। और इस सम्मेलन के अंत में उन्होंने वहीं पर भारत का राष्ट्रीय तिरंगा जो है फहराया था। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है मैडम भीखाजी कामा को। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे सी गोपालाचारी। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंटबेटन। और माउंटबेटन ही भारत में ब्रिटिश शासन के अंतिम गवर्नर जनरल भी थे। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे राजगोपालाचारी। तो यहाँ पर हिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला जो है समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।